बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ने के बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर्स, कैपिटल ई वेक्टर से हम इसको डिनोट करते हैं। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको समझाऊं कि पूरा मैकेनिज्म आखिर है। जिसे आपने ऑब्जर्व किया है कि अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास में उसकी विसिनिटी में हम एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करता है। अब जो बाहर से लाया गया पॉजिटिव चार्ज है वो उसके और करीब आता जाएगा, तो ये रिपल्शन और स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे आप। अगर हम नेगेटिव चार्ज लाते हैं, यहां हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है और इसके विसिनिटी में हम एक नेगेटिव चार्ज लाते हैं, तो जैसे जैसे ये इसके करीब आता है वैसे वैसे इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा नेगेटिव चार्ज पर वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है। मैग्नेट की भी आप बात करें, आपने देखा है कि अगर दो मैग्नेट आप लेते हैं, एक मैग्नेट आपने यहां रखा है और इसके इलाके में ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में जैसे ही उसके करीब कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो ये उसको अट्रैक्ट कर देता है। तो एक्चुअल मैकेनिज्म ये है कि आप अगर कहीं भी किसी भी इलाके में एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ जितनी दूर तक पॉसिबल हो सके, जहां तक उसका इफेक्ट पॉसिबल है। इनफैक्ट मानने के लिए तो हम इंफिनिटी पर टोटली जीरो मानते हैं। क्यों इंफिनिटी पर जीरो मानते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर आपने कहीं रखा है तो वो दूर दूर तक अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इलाके में अगर बाहर से कोई चार्ज इंटर कर जाए तो वो चार्ज जो बाहर से इंटर कर रहा है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर हम कहीं भी कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो अपने चारों ओर अपने विसिनिटी में बहुत दूर तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इलाके में अगर बाहर से कोई चार्ज चला आता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो पहले फील्ड आता है, उसके बाद हम फोर्स के बारे में जान पाते हैं कि वो फोर्स कैसे निकला है। तो आइए हम लोग इसका बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने सिलेबस के हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हमने दिया है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जहां Q0 हमने माना है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर यूनिट की आप बात करें तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कूलम, तो इसका पूरा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। यहां से हम एक और बात भी समझ सकते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं Q0 टाइम्स E, ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इन द स्केलर। तो आइए हम इसको आजमाते हैं किसी पॉइंट चार्ज पर। फॉर एनी पॉइंट चार्ज Q1, यहां हमने एक Q1 पॉइंट चार्ज लिया है और उससे r डिस्टेंस पर एक Q0 टेस्ट चार्ज रखा है। Q0 क्या है? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ये पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, फिर बाद में मैं आपको डायरेक्शन के बारे में समझाऊंगा। ये जो Q1 है, इस Q0 पर कितना फोर्स लगाएगा ये तो हमने पहले ही कूलम्स लॉ से सीख लिया था। जो इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 लगाएगा Q0 पर, उसका मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q0 by r²। K Q1 Q0 by r²। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स को डिवाइड कर देना था Q0 से, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज K Q1 Q0 by r² तो पहले से ही था। Q0 से जब हमने डिवाइड किया तो Q0 कर गया और सिर्फ डेफिनेशन बचा E is equal to K Q1 by r²। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन पे चल रहा है। डायरेक्शन ऐसा है कि अगर इस Q चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर देखना चाहते हैं जो कि r डिस्टेंस पर है, तो इस P पॉइंट पर इस प्लस Q चार्ज की वजह से आउटवर्ड, मतलब ये बाहर की तरफ होगा,
पॉजिटिव चार्ज से हम आगे चल के सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। उसी के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लिख सकते हैं KQ/R², और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इट इज रेडियली आउटवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो इसमें अंदर की तरफ होगा, रेडियली इनवर्ड। यहां लिख सकते हैं KQ/R², ये अंदर की तरफ होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम, बट आप यहां देख सकते हैं, मान लीजिए हम इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आगे चल के हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब प्रॉपर्टी भी सीखेंगे तो ये टॉपिक आएगा। उसके बाद हमने सीखा था बहुत अच्छे से कि जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा चार्जेस किसी सिस्टम में प्रेजेंट है और किसी एक चार्ज पर हम नेट फोर्सेस देखना चाहते हैं बाकी सारे चार्जेस की वजह से, तो इंडिविजुअली जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और नेट फोर्स जो होगा वो वेक्टर सम होता है सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का, यानी F net is the vector sum of all the individual forces। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर हमको बहुत सारे चार्जेस की वजह से देखना होगा तो इंडिविजुअली सबका निकालेंगे और सबका निकालने के बाद सबको वेक्टरली जोड़ देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। आप गौर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, देख पा रहे हैं, फोर्स भी वेक्टर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक Q का ही डिफरेंस है, Q0 का डिफरेंस है कि अगर हम फील्ड में चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स चला आएगा, और अगर फोर्स में हम चार्ज को डिवाइड कर दें तो फील्ड चला आएगा। तो दोनों के क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिलेटेबल होते हैं। अब हम लोग एक बेहद आसान सवाल करने जा रहे हैं। इस सवाल में गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 न्यूटन पर कूलम I कैप, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और हमसे पूछ रहा है कि कितना फोर्स होगा 2 कूलम और -3 कूलम चार्ज पर। हम लोगों ने सीखा था, सॉल्यूशन इसका काफी आसान। हम लोगों ने सीखा था कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स वो होता है Q टाइम्स E, यानी अपने पहले केस में जो फोर्स है इस चार्ज पर, इसको हम मान लेते हैं कोई Q1 और इसको मान लेते हैं कोई Q2। अब जब इस पर फोर्स निकालते हैं तो यहाँ इसकी जगह हम 2 लिखेंगे Q की जगह, और E की जगह हम 2 लिखेंगे, यानी ये 4 न्यूटन आ जाएगा। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स रहेगा क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। आपने वेक्टर्स चैप्टर में सीखा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर। इफ a positive scalar is multiplied with a vector, direction remains same, but if a negative scalar is multiplied with a vector, the direction is just opposite, यानी रिवर्स हो जाएगा। तो उसका एक एग्जांपल है कि F2 का हम फोर्स निकालना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जो दूसरा चार्ज हमने माना है वो है -3 और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा यानी कि 2, तो आंसर आ जाएगा -6 न्यूटन्स, और ये I कैप यानी ये नेगेटिव 6 न्यूटन लिख सकते हैं इसको, और ये -I कैप की तरफ है यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ये एक बेहद आसान सवाल है। हम लोग इस सवाल में देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इन द गिवन सिचुएशन फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मैं आपको सिचुएशन समझाऊं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, 2 मीटर उसका साइड लेंथ है, Q1 और यहाँ Q2 रखा है। Q1 एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 2 कूलम है और Q2 का मैग्नीट्यूड -4 कूलम है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, ये सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अगर हम इस डायग्राम को ड्रॉ करें, यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ हम देख पा रहे हैं Q1 है और ये 2 कूलम है, Q2 सवाल में दे रखा है 4 कूलम, 2 मीटर का साइड लेंथ है। हमने सीखा था कि किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ऐसा मानते हैं कि इस Q1 की वजह से कोई E1 है और वो रेडियली आउटवर्ड है। अगर इस E1 का हम मैग्नीट्यूड देखना चाहें बड़ा ही आसान है हमारे लिए। हमने सीखा है KQ/R²।
के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ के तो लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड में सिर्फ यहाँ 2 लिखा और आर के स्क्वायर में यहाँ 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये चलाया हमारे सामने 2 कट जाएगा, के अपॉन न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। अब चलिए बात करते हैं इस Q2 चार्ज के लिए। इस Q2 चार्ज की वजह से इस जगह पे अट्रैक्टिव फील्ड होगा, यानी रेडियली इनवर्ड इसकी तरफ, समझ पा रहे होंगे। पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। इस E2 का भी अगर हम मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो KQ बाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। Q की जगह हम सिर्फ मैग्नीट्यूड है 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर, ये कट ही जाएगा, यहाँ सिर्फ K न्यूटन पर कूलम बचेगा। एक चीज थोड़ा गौर करना है कि ये दोनों ही वेक्टर है, ये दोनों ही क्या है, वेक्टर है। इनके बीच का एंगल कितना होगा? ये अगर 60 डिग्री है तो ये निश्चित रूप से 120 डिग्री ही होना है। यानी हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर E1 एंड E2 इज थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अगर हम कहीं भी E नेट देखना चाहेंगे उसका मैग्नीट्यूड तो हम लिख सकते हैं E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, जो हमने सिंपल वेक्टर में सीखा था, 2E1 E2 cos थीटा। यानी क्या इस थीटा को हम यहाँ 120 डिग्री लिखिए, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं E1 का स्क्वायर करें k/2 का स्क्वायर लिखा हमने, प्लस यहाँ k का स्क्वायर E2 की जगह हम k पुट कर सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स k/2 into k, दोनों को मल्टीप्लाई किया। cos 120 की वैल्यू बेसिक मैथमेटिक्स में आप सब लोगों ने लेक्चर में सीख लिया होगा कि -1/2 ही होता है। तो ये ऐसा यहाँ कट जाएगा, ठीक है। आगे तुम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, यहाँ k/2 का स्क्वायर यानी k²/4 प्लस k² और यहाँ आप देख सकते हैं k²/2। तो आप आगे इसको सिंपलीफाई करके इसका रिजल्ट ला सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि वही सेम कॉन्सेप्ट हमने फॉलो किया है जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फॉलो किया था। आप एकदम ठीक सोच रहे हैं। उसमें और उसमें यही डिफरेंस है कि उसमें हम फॉर्मूला में 2 चार्ज को मल्टीप्लाई करते थे, k q1 q2 बाय r का स्क्वायर। फील्ड और फोर्स में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि हमने माना है कि यहाँ पर जो कह रहा है कि बी पॉइंट पर निकालिए, हमने यहाँ माना है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ सिर्फ 1 मल्टीप्लाई है। अगर कोई स्पेसिफिक चार्ज होता, कोई और चार्ज होता, मान लीजिए 5 कूलम होता, 2 कूलम, 5 कूलम, 20 कूलम, कुछ भी होता, तो हम उसको पुट कर रहे होते, वो फोर्स का एक्सप्रेशन होता। यानी कि अगर जो सामने वाला चार्ज है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो फॉर्मूला फोर्स का नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाता है। अब अगर सवाल आपसे स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए किसी के लिए पूछते हैं तो किसी एक पॉइंट पर अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फील्ड को देखेंगे। इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से देखते वक्त हमको बस इसी बात का ख्याल करना है कि अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो सिंपल वेक्टर का ही कैलकुलेशन है। वेक्टर में थोड़ी भी दिक्कत महसूस हो रही हो आपको, एकदम जाइए वेक्टर के लेक्चर को देखिए, समझिए, आपको मिल जाएगा वो, और वेक्टर्स को दुरुस्त कर लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छा और बढ़िया हो। अगला टॉपिक सीखने जा रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। मैं आपको बहुत सारे सवाल सिखा दूंगा। इस कॉन्सेप्ट या इस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इक्विलिब्रियम में है तो उसकी इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे और कैसे चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे वो अब हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले केस 1 में हम ऐसे देखेंगे, मान लीजिए हवा में कोई बॉडी है और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। हम ऐसा मानते हैं कि इस बॉडी जिस इलाके में रखा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई E है और इस बॉडी का चार्ज Q है, मास M है, ये गिवन है। तो एक बात हम जानते हैं कि नीचे की तरफ वेट इसका लग रहा होगा mg और पॉजिटिव चार्ज इसलिए हम मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा QE। दोबारा बताऊं कि बॉडी रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के इलाके में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है,
बॉडी का चार्ज क्यू है, मास स्मॉल m है, बॉडी पे नीचे वेट लगेगा उसका mg और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा qb। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ ही रहता, दोनों ही फोर्स नीचे की तरफ रहता, तो दोनों फोर्स ऐड होता, समेशन उसका जीरो नहीं होता। और ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते थे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रह पाता। इक्विलिब्रियम में रहने का साफ मतलब है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स शुड बी इक्वल टू जीरो। ये एनएलएम चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये आपने 11th में ही सीखा होगा। तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अगर इक्विलिब्रियम में है बॉडी, इसका मतलब ये जो Fe है वो वेट के बराबर होना चाहिए, यानी QE शुड बी इक्वल टू mg। मान लीजिए आपसे कोई E पूछे, कैपिटल E का वैल्यू कितना होगा, तो आप mg/q निकाल सकते हैं। या कोई मास भी पूछते, इसमें जो तीन चीजें हैं उसमें से कोई भी एक चीज आपसे पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब हम एक अलग केस में चले आते हैं। उस केस में हम ऐसा मानते हैं कि कोई एक पेंडुलम बॉब है, कोई बॉब है, उसका चार्ज q है, मास है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इलाके में है ऐसा। और तब हम इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्लोर करने चले, इक्विलिब्रियम में है मान लीजिए, तो नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा mg के बराबर, ऊपर की तरफ तो टेंशन लग रही है, और ऊपर की ही तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा QE, जानते हैं। तो इसमें केसेस क्या क्या पॉसिबल है? केसेस ये पॉसिबल है कि नीचे की तरफ लगने वाला एक ही फोर्स है, कौन सा, वेट, और ऊपर की तरफ लगने वाले दो फोर्स आपको दिख रहे हैं। पहला है टेंशन और दूसरा क्या है, Fe। तो इसमें एक बड़े भाई छोटे भाई वाला कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऊपर जैसे नीचे एक फोर्स लग रहा है W, वेट mg, और ऊपर दो फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, टेंशन और Fe। तो इसमें मामला ये है कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है, हम इक्वेट करेंगे फोर्सेस को। एक बड़े भाई छोटे भाई वाला कॉन्सेप्ट ये है, थोड़ा मजाकिया सा है कि मान लीजिए बचपन में आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी सामने वाले बच्चे से, आप उसे निपटने में खुद सक्षम हैं तो आप खुद निपट लेंगे, यानी छोटा भाई निपट लेगा। लेकिन अगर आप उससे निपटने में सक्षम नहीं है तो फिर आप अपने बड़े भैया को बुलाते हैं। तो जब छोटा भाई खुद सक्षम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर छोटा भाई सक्षम नहीं होता है तो वो बड़े भाई को बुलाता है। तो हमको एक चीज यहां समझनी है कि यहां Fe जो है वो छोटा भाई है और टेंशन जो है वो बड़ा भाई है। मतलब पहले वेट को बैलेंस करने चलेगा Fe से अगर वेट बैलेंस हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर Fe से वेट बैलेंस नहीं होता है तब टेंशन एग्जिस्टेंस में आएगा। तो छोटा भाई कौन, अब चाहे तो साइड में कहीं लिख दिया नीचे, इसमें छोटा भाई कौन है, Fe, और बड़ा भाई कौन है, टेंशन। तो चलिए हम केसेस को एक्सप्लोर करते हैं। अगर Fe बराबर हो जाए mg के, यहां अगर हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखेंगे तो ऊपर वाला फोर्स यानी T प्लस Fe विल बी इक्वल टू mg। तो अगर Fe बराबर हो जाए mg के, और हम ये इक्वेशन जानते हैं, दिस मींस टेंशन विल बी इक्वल टू जीरो, यानी छोटा भाई खुद सक्षम है, छोटा भाई खुद सक्षम है इस वेट को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो Fe है वो mg से बड़ा ही हो जाता है, ये Fe mg से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में रह पाता। एनालाइज करिए, T प्लस Fe इज इक्वल टू mg अगर हम लिखें तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत, क्योंकि Fe तो बड़ा है, टेंशन अगर न भी एक्सिस्टेंस में हो, Fe तो बड़ा है ना mg से, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं पाएगा। बॉब वोंट बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। बात एकदम स्पष्ट हो साथ कि T प्लस Fe बराबर mg नहीं होगा क्योंकि Fe ही बड़ा है mg से। इसके बाद एक और केस को देख सकते हैं, केस कि अगर Fe छोटा हो जाए mg से, आपके मन में नहीं ख्याल आ रहा हो, तो जैसे इस वाले में तो आप समझ पा रहे हैं ना कि बॉडी विल बी या बॉब विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस कर दे रहा है, टेंशन की जरूरत नहीं। Fe अब अगर छोटा हो जाए mg से, वेट से छोटा हो जाए,
तो अगर हम इक्वेशन लिखते हैं T प्लस Fe बराबर mg, अगर Fe छोटा है मतलब छोटा भाई अगर सक्षम नहीं है तो कौन आएगा? बड़ा भाई। बड़ा भाई यानी टेंशन चलाएगा। ये दोनों ही मिलके किसको वेट करेंगे? किसको बैलेंस कर देंगे? वेट को बैलेंस कर देंगे। तो T प्लस Fe बराबर mg यानी इस T का कोई वैल्यू आएगा और वो वैल्यू होगा mg माइनस Fe, कुछ वैल्यू आएगा। तो इस केस में टेंशन इज नॉट इक्वल टू, दैट इज टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि बॉब विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि टेंशन और Fe दोनों ने मिलकर वेट को बैलेंस कर दिया है। तो हम लोगों ने यहाँ 3 केसेस सीखा। इन 3 केसेस में हमने ये सीखा कि कैसे अगर Fe mg के ही बराबर है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, छोटा भाई सक्षम है तो बड़े भाई की जरूरत नहीं है। अगर Fe mg से बड़ा हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, स्ट्रिंग स्लैप हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। वैसे सिचुएशन में बॉब इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। उसके बाद केस 3, अगर Fe छोटा हो जाए mg से, मतलब छोटा भाई अगर सक्षम ना रह जाए, छोटा भाई अगर सक्षम ना रह जाएगा तो फिर किसको आना पड़ेगा? जवाब आपका होगा बड़े भाई को। तो टेंशन को भी एक डिस्टेंस में आना पड़ेगा और ये बॉन्ड इक्विलिब्रियम में रह सकता है। जो अगला केस हम सीखने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा है, थर्ड बना लेते हैं। तो हमने पहले ही सीख लिया था कि एक यहाँ पेंडुलम बॉब है और इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, राइट की तरफ गिर रहा है, चार्ज क्यू है, मास है। अब अगर इसको हम एक्सप्लोर करने चले तो एक चीज हम गौर कर सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम में होगा तो इस पर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे वेट है और यहाँ इसका टेंशन है। तो ये इसको खींचेगा, खींचते खींचते सिचुएशन क्या होगा? सिचुएशन ये हो जाएगा कि हम ऐसा मानेंगे कि ये बॉब वर्टिकल से थोड़ा डिस्प्लेस, कोई थीटा एंगल डिस्प्लेस हो गया है। इस जगह पे कोई फोर्स Fe लग रहा है, वही QE के बराबर। नीचे की तरफ इसका खुद का वेट है W और यहाँ टेंशन कोई है T। अब इसको हम आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर कुछ है ऐसे करेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो सब मोशन सीखते वक्त आपने सीखा है फोर्सेस के बारे में और रिजोल्यूशन भी आप जानते हैं वेक्टर्स पढ़ने के बाद कि इस तरफ अगर टेंशन है तो ये टेंशन का T cos थीटा वाला कंपोनेंट बैलेंस करेगा वेट को, टेंशन का T cos थीटा बैलेंस करेगा वेट को। T cos थीटा बैलेंस करेगा वेट, वेट यानी कि mg, पहला इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो T sin थीटा होगा, T sin थीटा वो बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, यानी हम इस T sin थीटा को लिख सकते हैं Fe के बराबर यानी कि QE के बराबर। ये सेकंड इक्वेशन। इससे सवालों में क्या होता है, मैंने कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आपको ये पढ़ाया है ताकि अगर सवाल आए तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर पाए। सवालों में आपसे या तो टेंशन पूछता है या फिर थीटा पूछता है कि टेंशन कितना होगा या फिर थीटा, यही तो अननोन है ना हमारे लिए, एक टेंशन अननोन है, दूसरा थीटा। तो हम अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से, इसको इससे डिवाइड कर दें, T और T कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा के बराबर होता है और ये हो जाएगा Fe बाय W। Fe बाय W लिख सकते हैं इसको, या फिर QE बाय mg भी लिख सकते हैं इसको। तो tan थीटा हमारे पास आसानी से आ गया। उसके बाद अगर T की वैल्यू निकालनी है तो हम इक्वेशन 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर, यानी यहां लिख सकते हैं T स्क्वायर कॉमन, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों का स्क्वायर विल बी इक्वल टू W का स्क्वायर प्लस Fe का स्क्वायर। आप जानते हैं ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो सिर्फ अगर t का वैल्यू हमें बताना हो तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट W का स्क्वायर प्लस Fe का स्क्वायर, या फिर अंडर रूट W की जगह हम mg पुट कर सकते हैं और Fe की जगह QE का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से ये बता दिया कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी और थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ऐसा ही रिजेंबल करने वाला एक और केस करते हैं। एक और केस कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि एक ही पॉइंट से हम अगर सेम लेंथ के धागे से दो ऐसे बॉब्स को सस्पेंड करते हैं और अगर दोनों में डिसिमिलर नेचर होगा, दोनों चिपके रहेंगे, दोनों में अट्रैक्शन रहेगा और दोनों में अगर सिमिलर नेचर का चार्ज रहेगा तो दोनों रिपेल करेगा।
रिपेल करते 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 यहां तक कहीं चला आएगा, यहां जाके कहीं रुक जाएगा। या और फरमाइए, रिपेल तब करेगा जब सिमिलर नेचर के चार्जेस रहेंगे और रिपेल करते करते यहां पे कहीं ऐसा खुल के चला आएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा ही है कि अगर दो चार्जेस को हमने ऐसा लिख दिया, दोनों रिपेल करते करते यहां चले आएंगे, वर्टिकल से कोई एंगल हम थीटा मान लेते हैं, यहां भी थीटा हो जाएगा। तो क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है थर्ड और फोर्थ केस में हम एक्सप्लोर करेंगे। यहां तक चला आएंगे तो हम ऐसा मानते हैं कि यहां कोई टेंशन T लग रहा है, नीचे की तरफ है इसका अपना वेट यानी कि mg, और इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स इस पर Fe इस तरफ लगेगा और इसकी वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स ऐसा, इस पे भी टेंशन T और यहां पे वेट लगेगा। ये आपने एक्सप्लोर कर लिया कि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि इस वाले बॉब में ये जो रिपल्सिव फोर्स आप देख रहे थे वो भी QE के बराबर था, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट सवाल में दिया हुआ था पहले से। और इस वाले केस में क्या है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बल्कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही। अब इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू तो QE भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सिंपल कि दोनों का चार्ज Q है और मास m है, तो हम लिख सकते हैं kq² बाय दूरी जो होगी इनके बीच r², ये लिख सकते हैं हम लोग। मतलब इसके डिफरेंस, इसी का डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ QE होगा और इस वाले में kq² बाय r² जो हमारा ट्रेडिशनल कूलम्ब्स लॉ था वही हमने यूज किया है। आगे बाकी कैलकुलेशंस सेम ही है कि अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, किसी एक बॉडी के लिए अगर हम देखते हैं तो ये t cos थीटा कंपोनेंट t cos थीटा बैलेंस करेगा वेट को, t cos थीटा बैलेंस करना है वेट को यानी mg को, पहला इक्वेशन। t sin थीटा बैलेंस करेगा fe को, दूसरा इक्वेशन। थीटा निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें, t कट जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा के बराबर, और ये हो जाएगा Fe/W। इससे हम थीटा निकाल सकते हैं और t की वैल्यू निकालने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो t स्क्वायर कॉमन अंदर हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा w का स्क्वायर प्लस fe का स्क्वायर। यानी सिर्फ अगर t की वैल्यू हम देखना चाहें तो ये अंडर w स्क्वायर प्लस fe का स्क्वायर हो जाएगा। यहां fe का वैल्यू कितना है, दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है आपने देख लिया। कोई चाहे तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकाल लेगा, tan थीटा की वैल्यू अगर मालूम चल गई तो cos थीटा या sin थीटा की भी वैल्यू आपको मालूम चल जाएगी। उसके बाद आप किसी एक इक्वेशन पे पुट करेंगे तो आसानी से आप t निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है।